दीदी, कोई आया है, सुधी ने आकर बताया। कौन है? अब आप ही जाकर देख लीजिए ना, उसने बेचारी से कहा तो उठना ही पड़ा। पर्दे की आड़ से झांक कर देखा तो दिलीप थे। कभी दिलीप का नाम लेते ही सुधी के गाल सुर्ख हो गुलाब हो उठते। सगाई के दिन अपने पराए सभी ने पापा से कहा, अब सुधी के लिए और कहाँ भटकेंगे, आप एक ही मंडप में एक ही घर में दोनों को ब्याह दीजिए। योजना बुरी नहीं थी, पर बाद में दीपक ने ही एक दिन बताया था कि दिलीप ने अपनी एक सहपाठिनी से वचनबद्ध है। अभी घर पर बताया नहीं है, ठीक समय की प्रतीक्षा कर रहा है। तब से बात आई गई हो गई थी। उसके बाद तो खैर। दिलीप मेज पर रखी पत्रिकाएं उलट पुलट रहे थे। मेरी आहट पाते ही चौंक पड़े, खड़े होकर नमस्ते की और फिर बैठ गए। एक लंबा मौन हम दोनों के बीच पसर गया। बड़ी देर बाद उन्हें स्वर मिला, कैसी है? अच्छी हूँ। फिर वही चुप्पी। वह बेमतलब कुर्सी पर आसन बदलते रहे। मैं कालीन का डिजाइन देखते रही। उन्होंने ही फिर साहस किया, एक जरूरी बात करनी थी, क्या कहीं थोड़ी सी प्राइवेसी मिल सकेगी? मेरा मतलब है, चलिए छत पर चलिए, मैंने कहा और एकदम उठकर चल दी। पर्दे से झांकती हुई आंखों का और दीवार से लगे कानों का उनकी तरह मुझे भी एहसास हो गया। छत पर एकदम एकांत था। गुनगुनी धूप थी। एक छोटी सी खटिया पड़ी थी जिस पर लेटकर माँ कभी कभी धूप सेक लिया करती थी। उनके लिए वह खटिया बिछाकर मैं मुंडेर पर बैठ गई। कहिए, मैंने कहा। पता नहीं क्यों छत पर आते ही मेरा सारा संकोच तिरोहित हो गया था। अब तो बल्कि दिलीप जी अपने असमंजस में से उबरने के प्रयास कर रहे थे। मेरी प्रश्नवाचक दृष्टि की चुभन को वह अधिक देर तक सहन न कर सके। बेवजह गला साफ करते हुए बोले, समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। आप निसंकोच कहिए। आप तो जानती है ना मैं डॉक्टर हूँ। इस तरह के केसेस तो रोज ही देखने सुनने में आते हैं, पर जब अपना कोई इन्वॉल्व होता है तो आभारी हूँ कि आपने हमें अपना समझा। मेरी इस बात से वह एकदम अप्रतिभ हो उठे। फिर दूसरे ही क्षण एकदम तनकर बैठ गए। सोच लिया होगा कि इस तरह ढीली ढाली मुद्रा से अब काम नहीं चलेगा। जैसे मुझे जताते हुए बोले, देखिए आज यहाँ मैं सिर्फ डॉक्टर की हैसियत से आया हूँ। सुना था कि आप परेशानी में हैं, इसलिए बताने आया था कि एक दो नर्सिंग होम्स मेरी जानकारी में है। वहाँ फीस भी माकूल लगेगी और प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप लोग पसंद करेंगे तो मैं खुद आपके साथ चला चलूँगा। क्या आप अपनी माँ के दूध बनकर आए हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर ही आया हूँ। तो फिर मेरी बात सुन लीजिए, ना मैं किसी परेशानी में हूँ, ना मुझे उससे छुटकारा पाने की व्यग्रता है। वह कुछ कहने को हुए तो मैंने इशारे से उन्हें चुप करते हुए कहा, देखिए आप एक डॉक्टर हैं, इसलिए मनुष्य के शरीर को भीतर बाहर से जान लेते हैं, पर उससे भी अंदर होता है एक मन। उसकी थाह आप लोगों को कभी नहीं मिल सकती। आप नहीं जानते कि औरत किस्तों में प्यार नहीं करती, अपने को जब भी देती है संपूर्ण रूप से देती है। मैंने भी केवल तन नहीं दिया था, मन भी दिया है। मैंने कोई पाप नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, केवल प्यार किया है। उसके परिणाम को सहने की क्षमता है मुझ में। तुम्हारे स्वर्गवासी भाई का उपहार समझकर ही मैंने उसे स्वीकार किया है। मेरे इस लंबे वाक्य के बाद दिलीप कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, निधि जी, डायलॉग तो आपने बहुत अच्छे दिए हैं, किसी नाटक या उपन्यास में बहुत अच्छी तरह फिट भी हो सकते हैं, पर जिंदगी नाटक या उपन्यास नहीं है, एक कड़वी सच्चाई है। आप जानती हैं, आपकी इस भावुकता को, जिद को सच्चाई का जामा पहनाने के लिए एक निरीह प्राणी की बलि दी जा रही है। किसकी? आपकी? नहीं, इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत मम्मी नहीं मुझसे कर सकती। उन्होंने तो वही तीर फेंका जहां से वह जानती थी कि बूमरंग की तरह वह लौटकर नहीं आएगा। मतलब उन्होंने शारदा से अनुरोध किया कि वह आपके होने वाले बच्चे को अपना नाम दे। हाय, मम्मी जी ने मेरे लिए इतनी, आप तो जानती हैं ना, इस हादसे से मम्मी थोड़ा संतुलन खो बैठी हैं। आपकी इस खबर से उनका रहा सहा विवेक भी जाता रहा। अब तो उन्हें दीपक के बच्चे का मुंह देखने की धुन सवार हो गई। आप दोनों मिलकर एक गरीब आदमी की जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं। तो आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? शैलदा शैलदा ने तो भी नहीं मना, वो भी तो मना कर सकते थे ना। यही तो एक मुसीबत है, वह मना नहीं कर सकते। मम्मी के एहसानों से इतना दबे हुए हैं कि कभी उनके सामने सिर उठाकर कुछ कहने का साहस उनमें नहीं है। मम्मी यह बात अच्छी तरह जानती हैं कि एक बार मैं या दिनेश उनकी बात टाल सकते हैं, पर शैलदा यह हिमाकत कभी नहीं करेंगे। फिर उनके मन में यह अपराध बोध भी उस दिन उनकी आंखों के सामने ही मौत झपट्टा मारकर भैया को ले गई और वह कुछ नहीं कर सके। क्या कोई कुछ कर सकता है? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन जहाँ सभी लोग तर्क और विवेक को ताक पर धरे बैठे हों, वहाँ बात करना ही व्यर्थ है। उनके घर पर और लोग भी तो होंगे, वे मान जाएंगे। घर पर कौन है? मेरी बुआ भर है, दो बहनें जिनकी शादी होनी है। 40,000 की तुच्छ रकम के सहारे उनके मन को मोड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई।
उन्हें केवल आपके अपशकुनी होने का डर था। मम्मी ने उन्हें समझा दिया कि शैलदा के लिए तो आप हमेशा ही शुभ रही हैं। सगाई के दिन ही उनका रिजल्ट निकला था। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उनका बच निकलना इसी बात की ओर संकेत करता है। और वह मान गई? हाँ, मान गई। दिलीप के जाने के बाद बड़ी देर तक मैं छत पर बैठी आसमान को ताकती रही। मन में इतना कुछ उथल पुथल हो रहा था। शैलदा के साथ विवाह की बात सुनकर एक बारगी मैं पत्थर हो गई थी, पर उस प्रस्ताव के पीछे झांकती मम्मी जी की व्यग्रता के विषय में सोच सोचकर मन विहल होकर उनके चरणों में झुका जा रहा था। और फिर ये 40,000 कहाँ से लाएंगे पापा इतने सारे रुपए? जब दीपक का रिश्ता किसी ने सुझाया था तभी पापा ने कानों पर हाथ रख लिए थे। ना बाबा, उतने बड़े घर की सीढ़ी चढ़ने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तब उन्हीं परिचितों ने एक आश्वस्त किया था कि पैसों का लालच उन लोगों को नहीं है, वे तो केवल अच्छे परिवार की सुंदर और सुशील कन्या भर चाहते हैं। और गलत नहीं कहा था उन्होंने, पर विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। नहीं तो इतनी आसानी से निपट जाए। तभी तो नीचे से माँ ने खाने के लिए आवाज दी थी। तब जाकर मेरी तंद्रा टूटी। नीचे आकर देखा सब लोग अपने अपने ठिकानों पर जा चुके हैं। मेज पर केवल 2 ही थालियां लगी हुई थी। हम दोनों के बीच इन दिनों संवादहीनता की सी स्थिति बन गई थी, इसलिए माँ के साथ अकेले खाते हुए बड़ा संकोच हो रहा था। माँ 2-4 कौर किसी तरह पानी की घूंट के साथ नीचे उतारने के बाद मैंने बात शुरू की। माँ, 40,000 रुपयों में मेरी आत्मा का सौदा तय करने से पहले कम से कम मुझे पूछ तो लेते आप लोग। माँ ने एक बार आंख उठाकर मुझे देखा, फिर उसी निर्लिप्त भाव से दाल चावल मिलाने लगी। माँ, मैं इस तरह अपनी अस्मिता का गला नहीं घोट सकती। आत्मघात से इससे कई अच्छे तरीके मेरे सामने हैं। तो मर जाऊं ना, जीते जी हमें मारने पर क्यों तुली हो? माँ एकदम गरजी। मैं हतबुद्धि सी उन्हें देखती रह गई। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों से आग बरस रही थी, नथुने फूले हुए थे। अपनी स्नेहमयी माँ का यह विकराल रूप देखकर मैं एक बारगी सहम ही गई। बात क्या करती, उनकी ओर तो देखने का भी साहस मुझे नहीं था। यह नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे, आखिर करोगी क्या, यह भी तो बताओ। तुम्हारी इस अनोखी जिद के लिए हम सब कुएं में कूद जाएं या फांसी लगा ले? कभी यह भी तो सोचा होता कि एक बहन और है घर में, कल को उसकी भी शादी होनी है। हम कौन सा मुंह लेकर लड़के वालों के दरवाजे जाएंगे, बताओ तो। उस बमबारी को सिर झुकाकर सह लिया मैंने। ठीक ही तो था। अपनी खुशी के लिए मैं सुधी के जीवन के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। या इसी कारण सुधी मुझसे इन दिनों कट गई थी? उसका आहत तो या अहित मैं सोच भी ना सकती थी। उदर में 2.5 मास का गर्भ और मन में परिजनों के प्रति अपार वितृष्णा लेकर मैंने एक सुमुहूर्त में शैल जी, अब शैलदा कैसे कहूं मैं, उनका वरण किया। नव परिणित पति की सनिकट उपस्थिति में से उदासीन में निर्लिप्त भाव से बाद के विधि विधान करती हुई सपाट स्वर में विवाह मंत्रों का अनुच्चार करती रही, पर उन मंत्रों में मुझे कहीं से भी नहीं छुआ। मन पथरा गया था। लोगों से सुना कि समारोह बड़ा शानदार था। इस विवाह में दोनों पक्षों ने जिस सूझबूझ और समझदारी का परिचय दिया उसकी भी बहुत प्रशंसा हुई। मैंने सारी चर्चा को इतने तटस्थ भाव से सुना जैसी कि वह किसी और के विवाह का प्रसंग हो। विदा के बाद मुझे सीधे शैल जी के गांव ही ले जाया गया। वहां मामी जी, अब मम्मी जी नहीं कह सकती थी, उन्होंने ही मेरा परिचय किया। वह ही मुझे अंक में भरकर भीतर लिवा ले गई। औरतों के उस हुजूम में केवल 2 चेहरे ही पहचाने से लग रहे थे, रमा और उमा। उस बार सगाई के समय ये दोनों मेरे पास ही मंडराती रही थी, पर इस बार दूर से ही टुकुर टुकुर ताकती रह गई। द्वार छिकाई की भी बस एक रस्म भर हुई। न हंसी, न ठट्टा, न मान, न मनोहार। उमंग तो मेरे मन में भी नहीं थी, पर इतने ठंडे स्वागत की तो अपेक्षा नहीं की थी मैंने। मामा के द्वार मंडप नहीं डलता, इसी से शायद शादी गाँव से की गई थी। सारे कुलाचार संपन्न होते ही हम लोग दूसरे दिन मामा जी लोगों के साथ शहर आ गए। मुझे अपने कमरे में पहुंचाते ही मामी जी ने कहा, निधि, इब्राहिम से कह देती हूँ कि गाड़ी अभी गैराज में ना रखे। तुम्हें अपने घर से कुछ सामान लाना हो तो ले आओ, माँ से भी मिल लेना। फिर तुम लोगों को कल जाना भी है। कहाँ जाना है? गोवा हनीमून पर, उन्होंने कहा और एकदम मुंह फेर कर चली गई। समझ गई कि हनीमून की कल्पना से वह ज़्यादा खुश नहीं है। खुश तो खैर माँ भी नहीं हुई। बोली, इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैं हंस पड़ी। बोली, तुम लोग तो अजीब हो माँ, जब सचमुच डरना चाहिए था तब तो निश्चित बने बैठे रहे, और जब मैं अपने ब्याहता पति के साथ जा रही हूँ तब तुम्हें चिंता हो रही है। अरे वो बात नहीं है रे, लेकिन कैसे कैसे किस्से सुन रही हूँ आजकल, सोच कर ही दिल कांप उठता है। माँ, तुम लोगों ने बड़ी गलती की है। कैसी?
पूरे 40 के 40,000 एक मुश्त थमा दी। यह ठीक नहीं, आधी रकम रोक लेनी थी। उससे क्या होता? उससे मेरी सुरक्षा की गारंटी तो हो जाती। वर पक्ष को जता देते कि बाकी रकम दुल्हन की हनीमून से सकुशल वापसी के बाद मिलेगी। बस फिर तुम्हारी चिंता अपने आप दूर हो जाती, वह किसी और के सिर सवार हो जाती। माँ फिर कुछ नहीं बोली, समझ गई कि मैं हर बात का मखौल उड़ाने पर तुली हूँ। माँ का इस तरह भयाकुल होना उनके असीम वात्सल्य का द्योतक था। कभी यह मुझे गदगद कर देता था, पर आज मैं एकदम स्थित प्रज्ञा हो गई थी। सुनिए, आधी रात को मैंने ही मौन के उस घनीभूत कोहरे को भेदने का प्रयास किया। वह एक लंबी सी आराम कुर्सी पर अधलेटे कुछ पढ़ रहे थे। मेरी पहली आवाज तो उनके कानों तक पहुंची नहीं। दूसरी बार उन्होंने आंख उठाकर मेरी ओर देखा। मुझे आपसे माफी मांगनी है। किस बात की? मेरी वजह से आपको यह अनचाहा संबंध स्वीकार करना पड़ा। वह अपनी जगह से उठे, पुस्तक तिपाई पर रखकर उस सजे सवरे पलंग के किनारे बैठ गए। निधि, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बोझ अनचाहा हो सकता है, पर इसे मैंने जिसकी वजह से स्वीकार किया है वह तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी का कर्ज था मुझ पर, उससे उबरने के लिए यह संबंध जरूरी था। तुम होती या कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता। धक से रह गई मैं। पति के रूप में वह मेरे लिए अर्थहीन थे, पर मैं उनके लिए शर्त की एक धारा मात्र हूँ, यह मेरी कल्पना से परे था। अपमान से कानों तक लाल हो गई। लगा कि वे सारे फूल, सारी दीपमालाएं मेरा उपहास कर रही हैं। निधि, वह उसी गुर गंभीर स्वर में कहे जा रहे थे, बहुत सी बातें कहनी है तुमसे। वहां उतने लोगों के बीच शायद संभव नहीं होता, इसलिए तुम्हें यहाँ इतनी दूर ले आया हूँ। नहीं तो तुम जानती हो हनीमून का कोई मतलब नहीं है। एक और चोट। हे भगवान, क्या मुझे अब इसी तरह किस्तों में मरना होगा? एक बार की यह सब कुछ समाप्त क्यों नहीं हो जाता? तुम तो जानती हो मेरे पिता नहीं है, उन्हें गुजरे एक अरसा हो गया। वह जब जीवित थे तब भी उन्होंने हम लोगों को कोई सुख नहीं दिया, बल्कि दुख ही दुख दिया। इतनी बड़ी जमीन जायदाद के अकेले मालिक थे। लक्ष्मी के साथ आने वाली हर अच्छी बुरी आदत वह शिकार थे। उन्हीं के कारण धीरे धीरे सारी संपत्ति, यहाँ तक कि माँ के जेवर भी महाजन के यहाँ पहुँचते रहे। उनकी इन्हीं आदतों के कारण रात दिन घर में कलह मची रहती। जिस दिन मैंने 5वीं पास की थी, वह दिन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। मैं कक्षा में प्रथम आया था, अपना प्रोग्रेस बुक लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा था, पर दरवाजे में पांव देते ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई। डर के मारे खून तक जम गया। सारा घर बिखरा पड़ा था, जैसे भूचाल आ गया हो। पिता साक्षात काल बने कमरे के बीचों बीच खड़े तबाही बक रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट झपट ली और पल भर में उसे चिथड़े कर दिया, और मैं असहाय बना देख रहा था। दूसरे ही क्षण उन्होंने ऐलान किया कि इसके बाद पढ़ाई खत्म, कोई काम धंधा ढूंढो और घर चलाओ। मैं 12 साल का ना समझ लड़का उनका यह आदेश सुनकर ही दहल गया। कौन देगा काम मुझे? क्या सचमुच होटल में जाकर कप प्लेटें धोनी होंगी या स्टेशन पर बोझा ढोना होगा? जिस बात को लेकर इतना हंगामा बचा था, लाचार होकर माँ को मैं माननी पड़ी। लड़कियों के कानों से सोने की बालियां निकालकर अम्मा ने उनके सामने फेंक दी, तब जाकर उनका रोष शांत हुआ। इस तरह सोने का वह आखिरी तार भी शराब की भेंट चढ़ गया। उनके बाहर जाते ही अम्मा ने हम तीनों को साथ लिया, बस पकड़ी और मामा जी के दरवाजे आकर खड़ी हो गई। मुझे जबरदस्ती मामी की गोद में बिठाकर बोली, भौजी, आज से तुम्हारे 4 लड़के हुए, प्यार से मार दो या आदमी बना दो। लड़कियों को तो मैं भूखी प्यासी रखकर भी पाल लूंगी, पर अगर लड़का बिगड़ गया तो मेरा बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। मामा जी ने उन दिनों वकालत शुरू ही की थी, ऐसी खासी आमदनी भी नहीं थी, पर मामी ने इस अतिरिक्त भार को खुशी खुशी स्वीकार किया। मुझे माँ का सा प्यार दुलार दिया, कभी अम्मा की याद नहीं आने दी, कभी मुझ में और अपने बच्चों में फर्क भी नहीं किया। बाहर वाले तो जानते ही नहीं कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। एक बच्चे के लिए जो स्वस्थ वातावरण चाहिए वह मुझे मिला। इसी से आज जो कुछ हूँ बन सका हूँ वह उन्हीं की बदौलत हूँ। दीपक की मृत्यु के बाद पता नहीं क्यों मैं उनसे कतराने लगा। लगता था मैंने उनका अपमान, उनकी ममता का अपमान किया है। उन्होंने मुझे बेटे की तरह प्यार किया और मैंने उन्हें बेटे की लाश दी। इसी शर्म के मारे मैं अस्पताल से सीधा गांव चला गया था। वही वह एक दिन पहुंची, मुझे अंक में भरकर देर तक रोती रही, फिर अपनी ममता का वास्ता देकर बोली, शैल, बड़ी उलझन में फंस गई हूँ रे, क्या मेरी एक बात मानेगा? मैंने कहा, मामी, तुम्हारे मुझ पर इतने उपकार हैं कि प्राण भी मांग लो तो मना नहीं करूंगा। मैं बोली, शैल, मुझे प्राण नहीं, तुम्हारे नाम चाहिए। क्या दीपक के बच्चे को तुम अपना नाम दे सकते हो?
पल भर को कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी सांस रुक गई। कुछ देर बाद मैंने आंख उठाकर देखा, वह एकटक मुझे देख रहे थे। तो यह मेरी कहानी है, उन्होंने जैसे उपसंहार किया। बहुत अच्छी तरह शायद मैं नहीं कह पाया, फिर भी आशा है कि मेरे अनगढ़ वक्तव्य को तुमने समझ लिया होगा। शादी चाहे तुम पर लादी गई हो या मुझ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस रिश्ते को निभाना है, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो यह नाटक करना ही है। अपना मोड ऑफ कंडक्ट क्या हो, यही तय करने के लिए तुम्हें इतने दिन लाया हूँ। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। पर एक प्रार्थना है, मेरी दुखियारी माँ को यह कभी ना पता चले कि मैं जानबूझकर ठगा गया हूँ। बस इतना ही। 2 दिन बाद ही हम लोग वहां से लौट आए। मामा जी की विशाल कोठी के एक कमरे से हमने पति पत्नी के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। छत पर बना हुआ यह कमरा खास तौर से हमारे लिए सजाया गया था। यह उन 3 कमरों में से था जो मामा जी ने अपने बच्चों के लिए बनवाया था। हर कमरे के साथ छोटी सी बालकनी और टॉयलेट था। एक कमरा इस समय दिलीप के पास था और दूसरा मेहमानों के लिए। मामा जी का स्वास्थ्य इन दिनों नाजुक चल रहा था। रात में मामा मामी को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए दीनू उस्ताद नीचे शिफ्ट कर दिए गए थे। घर भर में इस समय सिर्फ दिनेश ही था जिससे मैं खुल सकी थी। बहुत ही प्यारा लड़का था। बहुत जल्दी उसने इस नए रिश्ते को स्वीकार कर लिया और लोगों से तो मुझे बहुत डर लगता था। पति देवता तो सौजन्य की प्रतिमूर्ति थे, पर उनकी यह अतिशय सदाचारण कभी करुणा और कभी तिरस्कार उपजाती। इससे तो बल्कि लड़ाई झगड़ा होता रहता तो ठीक रहता। एक थे दिलीप जी जो हरदम मुझे खूंखार आंखों से घूरते रहते। इस घर में जो मैंने अनधिकृत प्रवेश पा लिया था, वह उसे माफ नहीं कर पाए थे। मामा जी ने तो मुझसे एक बार बात भी नहीं की। उनके लिए घर की निर्जीव वस्तु में से मैं जैसे एक और वृद्धि हो गई। उनकी यह उपेक्षा बेहद अपमानजनक थी, पर इस कड़वे घूंट को पिए बिना चारा भी नहीं था। हाँ, मामी जी बहुत प्यार करती थी। लगता था जैसे सबके हिस्से का लाड़ दुलार दे रही हो। शुरू शुरू में तो अच्छा लगने लगा, पर बाद में लगने लगा कि प्यार का यह बोझ बहुत भारी है। वह मुझे पल भर भी आंखों की ओट से नहीं जाने देती। एक बार भी उन्होंने मुझे गांव में अम्मा जी के पास जाने नहीं दिया। मुझे कोई खास उत्सुकता भी नहीं थी। दिनेश ने बताया कि वह तो हमारी व्यवस्था के नीचे के कमरे में करना चाहती थी, पर दिलीप नहीं माने। बोले यहाँ दिन भर आवक जावक बनी रहती है, पल भर भी उन लोगों को एकांत नसीब नहीं होगा। मुझे एकांत का इतना मोह नहीं था, पर कमरे में चुपचाप लेटकर छत की ओर ताकना अच्छा लगता था। मामी जी जब तब ऊपर पहुंच जाती और झिड़क देती, दिन भर इस तरह सोया नहीं करते, जरा चलती फिरती रहा करो। जब कभी उनका बीपी बढ़ा हुआ होता तब नीचे से ही आवाज दे देती। उत्तर में मैं जब दंदनाकर सीढ़ियां उतरने लगती तो डांट पड़ती, जरा धीरे चलो ना, कितनी बार कह चुकी हूँ। ऐसे समय कोई खासकर दिलीप सामने होते तो मैं शर्म से गड़ जाती। वह अजीब नजरों से मुझे घूरने लगते, जैसे मेरी फजीहत कर रहे हों। खाने के संबंध में मैं भी उनकी 100 हिदायतें होती थी। रोज मेरे लिए फरमाइशी नाश्ता बनता। कई बार लगता महाराजिन पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी, पर मामी जी जैसे अपने आपे में नहीं थी। नई नई शादी हुई थी, रोज ही कहीं ना कहीं से निमंत्रण आता। इस गुमसुम से व्यक्ति के इतने सारे दोस्त होंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों के बीच वह जिस तरह खुलते थे, वह तो सचमुच देखने की चीज थी। मुंह से चाहे जो कहते, लाख मामा मामी के लाड़ प्यार का बखान के पर उस घर में उनका व्यक्तित्व कुंठित हो गया था, यह बात तय थी। पर उन्हें इस तरह उन्मुक्त देखने के अवसर बहुत कम आते थे। आधे निमंत्रण तो मामी जी दूर का बहाना करके ही लौटा देती थी। जाना भी होता तो कार से में ही जाने के लिए मजबूर करती। उनके फरमान के बाद अपील की गुंजाइश भी नहीं थी, और अपील करती भी कौन। इब्राहिम की उस परिस्थिति में ये कार में बेहद बंधा बंधा महसूस करते। फिर अपने मध्यम वर्गीय दोस्तों पर कार का रौब डालना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इस दम घोटू माहौल में दिनेश ही मेरा संबल था साथी। जब भी समय मिलता हम लोग ताश या लूडो खेलते। वह मुझे पत्रिकाएं लाकर देता, कॉलेज की दोस्तों की गप्पे सुनाता। घर का उदास वातावरण उस समय भारी पड़ रहा था, इसलिए शायद उसकी मुझसे पटरी बैठ गई थी। वह घर पर नहीं होता तो लगता जैसे घर की रौनक चली गई है। मन तब बेहद उदास हो जाता। मामी जी की नजर बचाकर मैं कमरे में आ जाती और कुर्सी पर बैठकर छत का विस्तार देखती रहती। कई बार समय का पता ही नहीं चलता। ऐसे में पता नहीं कहाँ से दिलीप जी प्रकट हो जाते और अपने मन की सारी कड़वाहट स्वर में घुलकर कहते, सूर्यास्त तो रोज होता है, कल देख लीजिएगा, इस समय जरा दादा के चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। उनकी यह बात मन पर चाबुक की तरह पड़ती और मैं तिल मिला उठती। दिनेश दौड़ा दौड़ा कमरे में आया, भाभी जी जल्दी से मिठाई खिलाइए। किस बात की? दादा की प्रिया आ गई। वाह दीनू जी, तुम्हारे दादा की प्रिया आएगी तो क्या मैं मिठाई बांटूंगी?
झोटा पकड़कर कहते कहते रुक गई। ये पता नहीं कब दरवाजे पे आकर खड़े हो गए। अपनी कही बात याद करके मैं शर्म से लाल होती। मेरी असमंजस भागकर इन्होंने स्वर में कहा, बहुत पहले नंबर लगा दिया था, आज हाथ में आई है। कहाँ है? मैंने शिष्टाचार निभाया। नीचे खड़ी है। मैंने उस उत्साहवर्ष गैलरी में झाँककर देखा। ग्रे रंग का नया चमचमाता स्कूटर खड़ा था। नजर हटाई तो देखा ये मुझे देख रहे थे। पसंद आई? बड़ा प्यारा कलर है, घूमने चलोगी? चलिए। दरबार में अर्जी देनी थी, फौरन जवाब तलब हुआ। कहाँ जाना है? सिनेमा। कौन सा? वही, वो जानी दुश्मन, पास की टॉकीज में ही लगी है। रोज आते जाते पोस्टर देखते होंगे, तभी यही नाम जुबान पर आ गया। उसमें सुनते ही है भूत प्रेत है। पड़ोस की मनीषा बतला रही थी, तुम और दीनू देखाओ, यह फिल्म निधि के देखने के लिए नहीं है। दूसरी देख लेंगे, इन्होंने फुसफुसाकर कहा। यहाँ भी नहीं देखेंगे, दीनू ने बात आगे बढ़ाई। यूं ही घूम घाम कर लौट आएंगे। पर मम्मी इन्हें जाने तो दो ना, स्कूटर के उद्घाटन का सवाल है, मेरी मिठाई मारी जाएगी। अरे उद्घाटन तो हो गया ना, बैग से उसी पर तो लौटा है। ओफो मम्मी, तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ बेटे, पर आज अमावस के दिन नई गाड़ी पर नई नवेली बहू को नहीं जाने दूंगी, समझे? तुम इतनी दकियानुसी कब से हो गई? होना पड़ता है कभी कभी। माँ बेटे में ठनती रही। ये कब चुपचाप बाहर चले गए पता ही नहीं चला, और मैं गुमसुम बैठी टीवी देखती रही। मूड बेतरह उखड़ गया। 8 बजे गणेशी खाना लगने की सूचना देने आया तो धीरे से मना कर दिया। इच्छा नहीं हो रही थी, पर मामी जी खुद उठकर आई। अरे वह तो पिक्चर देखकर लौटेगा, तुम कब तक बैठी रहोगी? उनकी बात टाल नहीं सकी, पर कौर बार बार गले में अटकता रहा। उनका बुझा बुझा चेहरा याद आता रहा। रात देर तक पड़ती रही। दृष्टि बार बार घड़ी की ओर उठ जाती। पहले 9:15, फिर 10, फिर 10:30। हर कांटे के साथ मेरी धड़कन बढ़ी जा रही थी। नई गाड़ी पता नहीं ठीक से हैंडल कर पाए होंगे या नहीं। मद्रास वाले एक्सीडेंट के बाद से पाँव में थोड़ा दर्द रहने लगा है, कई बार एकदम जाम हो जाता है, क्या पता। और फिर मामी जी ने अमावस की याद दिलाई। अमावस को भला लोहे की चीज कोई खरीदता है? 11 बजे के बाद मुझसे नहीं रहा गया। उठकर दिलीप के कमरे तक गई। कमरे में गुप्त अंधेरा था। पिछली रात नाइट ड्यूटी थी, इसीलिए शायद जल्दी सो गए थे। भैया जी कौन है? उन्नींदे स्वर में पूछा। क्या उत्तर दूं, समझ में नहीं आया, पर उत्तर की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की। डॉक्टर होने का यही तो फायदा है। बत्ती जलाकर एकदम सामने आ खड़े हुए। आप? वो बात यह है कि ना अभी तक नहीं लौटे। कहाँ गए हैं? शायद पिक्चर। शायद, उन्होंने व्यंग से दोहराया। फिर बोली, इसमें परेशानी क्या है, अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। वह फर्स्ट शो में गए थे तो बैठ गए होंगे कहीं। क्या है ना कि शाम को जरा अपसेट होकर गए हैं, और मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। और आप इतनी देर बाद मुझे ये सब बता रही हैं, किस बात का इंतजार कर रही थी? उन्होंने कपड़े पहने और खटाखट सीढ़ियाँ उतर गए। थोड़ी देर बाद स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैं धम से वहीं उनके दरवाजे पर बैठ गई। सच तो है, इतनी देर तक किस चीज़ का इंतजार करती रही। बहुत बहुत देर बाद किसी ने कहा, आपके श्रीमान जी को पार्क से पकड़ कर लाए हूँ, जाइए उन्हें खाना खिलाइए। मैं नीचे उतरी तब तक ये खाना खुद ही ले चुके थे। मैं चुपचाप एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। दिलीप को नाहक परेशान क्यों किया? क्या उत्तर देती, कैसे कहती कि इतनी देर तक मैं आशंकाओं का कितना बड़ा बियाबन झेल चुकी हूँ। भयानक संभावनाओं ने मेरे मन को इस बीच किस बुरी तरह से मत डाला है। कह भी देती तो क्या कोई विश्वास करता? स्वयं मुझे भी तो विश्वास नहीं हो रहा था। इन्हें 10-15 दिनों की ट्रेनिंग के लिए जयपुर जाना था। बोले, यहाँ अकेले रह लोगी? ना हो तो अपने घर ही कुछ दिन मैं मामी जी से कह दूंगा। अपने घर मतलब अपनी माँ के यहाँ? शादी के बाद का घर अपना कहाँ रह जाता है। वह चुप हो गए। मैंने फिर कहा, कहो कहीं भी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेलापन तो अब मेरी आदत बन चुका है।